नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष राणा, एक ऐसे अभिनेता, एक कवि, लेखक, एक ऐसे दार्शनिक जो कहीं भी किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन जब हम इस तरह के एक इंटरव्यू करते हैं तो उनका सम्मान करना, उन्हें एक विविध रंगी अभिनेता कहना और उनकी कला को सराहना हमारा एक फ़र्ज़ सा बन जाता है। इन दिनों वे बहुत चर्चा में हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जिस बात के लिए, जिस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं वो है मर्डर इन माहिम। और ये जेरी पिंटो की किताब है, उस पर यह आधारित है। बहुत ही उम्दा काम करते रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन इस वक्त मुझे ज़्यादा उत्सुकता इस बात की है कि इस सीरीज़ में वो एक पत्रकार बने हैं। मैं भी पत्रकार हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन आ रहा है, तो इसी नोट के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। एक अरसे के बाद आपसे बातचीत करते हुए आपकी भाषा सुनकर बड़ा सुख मिला। और मुझे तो हमेशा आपकी अदाकारी, आपकी आवाज़, आपका विचार सब कुछ सुनते हुए हम मतलब कहीं ना कहीं एक नर्चर होते रहते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को भी मतलब हम ऐसा लगता है कि हम भी कहीं पर ग्रो हो रहे हैं। तो पत्रकार मतलब आपका इतने सालों से इतने पत्रकारों से एक वास्ता रहा है और ये एक क्रिमिनल मतलब क्राइम पत्रकार है, इन्वेस्टिगेटर है। तो एक पत्रकार के लिए आपने किस तरह का एक नज़रिया रखा कि क्या, क्योंकि कई बार मुझे पता है कि एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत सारे एक्टर्स हैं पत्रकारों से या जो पेपराजी से उनसे त्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता, एक पत्रकार और एक जो एक्टर होता है उसका एक कहते हैं ना एक दो धारी तलवार जैसा एक रिश्ता होता है। तो लेकिन ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है, तो ये पत्रकार कितना अलग रहा है और कैसा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पत्रकारिता आपकी जीविका भी होती है और पत्रकारिता आपका जीवन भी होता है जी। और हम और आप जैसे अभिनय किसी के लिए जीविका भी हो सकती है और अभिनय किसी के लिए जीवन भी हो सकता है। तो हमने इसमें जो पीटर फर्नांडिस का जो कैरेक्टर है मर्डर इन माहिम में, उसकी अप्रोच ही ये रखी कि ये बाई फॉर जीविका, अपने प्रोफेशन के लिए पत्रकार नहीं है, बल्कि ये अपने पैशन के कारण पत्रकार है। इसकी मानसिकता जो है वो पत्रकार की मानसिकता है, पत्रकार की मानसिकता होने के कारण, और चूंकि इसका वैल्यू सिस्टम में बहुत विश्वास था तो इसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ये सोच के कि अगर इस तरीके की पत्रकारिता हो गई है तो फिर मुझे इससे बेहतर है कि मैं अपने घर पे बैठूं, आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ अपना जीवन जीऊं। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित होता है मर्डर इन माहिम में कि तब इसको अपने उस जर्नलिज्म की अप्रोच को, विदाउट बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि पत्रकार की पोस्ट पे नहीं है वो, लेकिन पत्रकारी मानसिकता के माध्यम से वो उस रहस्यमय मिस्ट्री के अंदर वो घुसता है और कैसे उसको अनफोल्ड करने का प्रयास करता है। क्योंकि पत्रकार की इसमें जो हमने अप्रोच रखी है वो यही रखी है कि इसकी जीविका का साधन नहीं है। अगर जीविका का साधन होता तो ये कभी भी रिजाइन नहीं करता, बिल्कुल, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता। बिल्कुल। उसके लिए कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ थी कि सचमुच में अगर इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है वो और वो उस चीज़ की तरफ जाता है तो उसकी रुचि घटनाक्रम, उस घटना को करने वाले व्यक्ति, उन बारीक दृष्टि उसके अंदर है। तो पुलिस और पत्रकारिता का अगर एक दूसरे के साथ योग अच्छे से जुड़ जाए तो आप विश्वास कीजिए कि संसार की ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है जो सुलझ ना सके। जी। तो ये उस किस्म की, क्योंकि पुलिस की जो अप्रोच होती है वो बड़े घटनाक्रम की तरफ ध्यान देती है, लेकिन पत्रकार की जो अप्रोच होती है वो बारीक से बारीक घटना, छोटी छोटी चीजों की तरफ वो उसके पास एक जिसको कहना चाहिए कि माइक्रो फ्रेम होता है। तो एक अलग नजरिया होता है उन चीजों को देखने का, क्योंकि सूचनाओं के ऊपर आधारित होता है। अब ये मर्डर इन माहिम है और हम सभी यहाँ पर जैसे मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, हम बहुत इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि हम एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पर अपराध उतने नहीं होते जितने हम देश के दूसरे हिस्सों में देखते हैं। मैं रात में 2 बजे 3 बजे भी आती हूँ, मेरे साथ कभी अल्लाह न करे कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन आशुतोष जी, कभी आप किसी अपने मुंबई में कभी किसी छोटी मोटी कभी किसी क्राइम का आप शिकार हुए? बिल्कुल नहीं। मेरा अपना अनुभव है, मैं 1994 से मुंबई में हूँ और आज 2024, मैं 30 वर्षों से मुंबई में रह रहा हूँ और रात बिरात
तमाम चीज़ों से निकल के आए हैं। और हमने उस समय की भी मुंबई देखी है जब पता लगा कि अंडरवर्ल्ड का बोलबाला एक रहा बोलबाला हुआ करता था कि जहाँ पे जो फिरौतियों की, मैंने उसको भी निपटते देखा है। और अभी तक ऐसा कोई और मैं विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित शहरों में मैं मुंबई को रखता हूँ, सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित शहरों में मैं मुंबई को रखता हूँ। तो मुंबई का अपना एक चरित्र है। और मुंबई का जो चरित्र है, मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि मुंबई का जो स्वभाव है वो माँ के जैसा है। मुंबई को आप कहीं से भी तोड़िए, उसमें से माँ ही निकलेगा। MUM, मम, यानी मुंबई, BA, बा का मतलब भी माँ, और आई का मतलब भी माँ। क्या तो बात है। मुंबई अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक बच्चे को जैसे माँ स्वस्थ, सबल, सक्षम, सुंदर बनाती है, ऐसे ही मुंबई भी अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ, सफल, सक्षम और सुंदर निखारने और संवारने में विश्वास रखती है। तो ये मेरा अनुभव रहा है मुंबई के साथ। उसी मुंबई पे जब मॉडर्न माहिम जब हम देखते हैं तो घटनाएं तो घटित होती हैं, लेकिन वो घटनाएं जब ऐसी जगह पे जहाँ पे अघटनीय घट जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसका हंगामा बहुत बड़ा बहुत होता है। बढ़ जाता है, सही तो बात है, वही बिल्कुल। एक वजह। एंड जैसे ट्रेलर में मैंने देखा कि एक बाप बेटे वाला एक एंगल भी है, और हम सब पेरेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि कितने भी हम बड़े एक्टर बन जाए, कितने भी बड़े पत्रकार बन जाए, एक माता पिता की जो एक इनहेरेंट एक इनसिक्योरिटी होती है, एक बच्चे के प्रति एक कंसर्न होता है। तो आप पर्सनल लाइफ में कितना मतलब किस तरह के पिता हैं, कितने आप निर्भय होते हैं या कितने इनसिक्योर होते हैं, किस तरह से? माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भी 2 बेटे हैं, शौर्यमन और सत्येंद्र। जी, तो आप, चूँकि इसमें भी एक पिता का रोल है, लेकिन असल ज़िंदगी में आप किस तरह के पिता हैं? देखिए सबसे पहले तो हम इसकी बात करें तो मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म में मतलब मर्डर इन माहिम में जो चीज़ जा रही है कि घटना तो घटित हुई है, लेकिन पूरा का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस पीटर फर्नांडिस के किरदार से आप उन तमाम इनसिक्योरिटीज़ को जिनकी आप बात कर रही हैं, कंसर्न को, सोशल स्ट्रक्चर को, तमाम सामाजिक ढांचे को, जनरेशन गैप, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को, मानसिकता को, इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एड्रेस करते हुए हम और आप चल रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि जो चीज़ हम इसमें कहने की बात कर रहे हैं वो मैं अपने निजी ज़िंदगी में प्रयास करता हूँ कि अगर आपको किन्हीं भी हर पीढ़ी में एक दूरी होती है, तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि खाइयों के ऊपर हम पुल बनाएं या खाइयों को हम पाटें। तो मतलब संवाद कनेक्ट रखें। करें, कम्युनिकेट करें उनके साथ, तो वो आपको एलिवेट करेंगे और आप उनको एलिवेट तो आप करेंगे। दोस्त की तरह बिहेव करते हैं? हम बिल्कुल पूर्णतः उनके मित्र हैं। और मित्रता में मेरा ये मानना है कि एक अवस्था के बाद, 13-14 साल तक की अवस्था के बाद, उसके बाद मैंने मित्रता की है। उसके पहले मैं एक प्रशासनिक गुरु के तौर पे था। जी। तो क्योंकि मित्रता का भी एक आयु और अवस्था होती है, क्योंकि अगर आप बचपन में मित्र बना लेते हैं बच्चों को, तो फिर आप बड़े होके आप चाहें, क्योंकि बच्चों को सराहना की आवश्यकता होती है राइट। और बड़ों को सलाह की आवश्यकता बहुत होती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने जी। और हम अक्सर उल्टा करते हैं कि हम बच्चों को तो सलाह देने लगते हैं और बड़ों को हम सराहना करने लगते हैं। राइट। तो मैंने अपना जो रिश्ता उनके साथ रखा है बच्चों के साथ, वो यही है कि जब तुमको सराहना की आवश्यकता है जिस अवस्था में, तब तक हमने तुम्हें सराहा, अब तुम्हें सलाह की आवश्यकता है, तो अब तुम्हें हम सलाह देंगे। लेकिन जी। अपने किसी भी विजन को वो मेरे थोपते बच्चे नहीं। हैं, मेरे बच्चे हैं, वो हमने मजदूर पैदा नहीं किए कि जो स्वप्न तुम पूरे नहीं कर पाए उन स्वप्नों को तुम्हें पूरा करने की जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि अपने स्वप्न तुम स्वयं देखो, हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है। तो एंड बिल्कुल मैं आपको आपकी पिछली सीरीज़ के लिए भी आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी, रणनीति के लिए। आपका एक नायक वाला जो है, जो आपका एक अभी नाटक भी चल रहा है, हमारे राम, तो आपका नायक वाला जो है वो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप एक नायक ही हैं हमारे। लेकिन आपके खलनायक, चाहे वो दुश्मन में हो, चाहे हम बालाकोट में देखें, एक वो आपके एक एक्टर, एक समृद्ध एक्टर होने का वो एक परिचय देता है। तो आशुतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपका एज आ आशुतोष का ग्रे साइड क्या है?
आप अपनी कमियां क्या मानते हैं? क्योंकि हमारा ग्रे साइड ही तो हमारा विलेनिश साइड होता है। जी, मेरा मैं गुस्सा। इसको रेखा जी, मैं बड़े अच्छे से मैं इस चीज़ को लेता हूँ। मेरा ये मानना रहता है कि ये पैकेज डील होती है। अच्छा। ये हम और आप सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इसको ग्रे और वाइट साइड कर देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप ऐसे हैं, जब आप उन तमाम जिस चीज़ को आप कमज़ोरी मानते हैं, जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं मित्र भाव से, तो वह चीज़ फिर आपकी बहुत बड़ी ताकत हो जाती क्या है। बात अक्सर है। कमज़ोरियाँ वही रहती हैं जब हम रिजेक्शन के मोड पे खड़े होते हैं, हाँ, चाहे वो सामने वाले की परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, या चाहे स्वयं के मनोभाव हों। जब भी कभी हम रिजेक्ट करते हैं किसी मनोभाव को, तो वो हमारे शत्रु हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को आप रिजेक्ट करके देखिए, वो आपका मित्र नहीं होगा, क्या वो बात शत्रु है। हो जाएगा। तो पर लेकिन जब आप हाँ, उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते करते हैं, हैं, हाँ। तो फिर वो आपका शत्रु नहीं तो होता। आपकी कौन सी कमियों वो को आपने एक्सेप्ट किया है? मैं ये मान के चलता हूँ कि अब जैसे मैं बहुत देर तक जागता हूँ, मैं भी। है ना? तो निशाचर है। हाँ, तो अब वो जो देर तक जी, जागने वाली प्रकृति है, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा व्यक्ति को व्यवस्थित होना चाहिए। फिर मुझे ये लगता है कि मुझे, अगर मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, तो मेरे पास समय का ज्ञान नहीं रहता। मुझे लगता है कि अभी ये वर्तमान का समय है, इसको आनंद के साथ दें, तो हो सकता है कि लोग ये कहेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट जिसको ये कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरी कमियां हैं। अदरवाइज़ मैं रिएक्टिव हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ, लेकिन कोई चीज़ खराब लगती है तो उसकी मुक्त कंठ से मैं उसकी आलोचना करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये कह सकते हैं कि आपके वो डिप्लोमेसी का एक एटीट्यूड, खास करके व्यक्ति से संबंधित अगर कोई बात हो, तो वो हमारे अंदर नहीं है। साथ में याद, चूंकि स्मृति हमारी अच्छी है, तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ जल्दी से याद नहीं हुई, तो फिर वो मुझे तकलीफ देने लगती है हाँ, कि क्या मेरी कि याददाश्त तो इतनी मेरी अच्छी क्यों नहीं याददाश्त आ रहा है? क्यों हाँ, नहीं आ रहा है। राइट, तो राइट, ये जो बिल्कुल। तमाम चीज़ें हैं हाँ। आपके, लेकिन वो हमारे सहयोग आपने करती हैं। स्वीकार कर लिया उसको। मैं स्वीकार सिर्फ कर अपने लिया। अपने 2 सवाल और लूँगी, समय की बहुत कमी है और बहुत सारे यहाँ पर इंटरव्यूअर हैं। आप, मुझे याद है कि आप जब नाटकों की आपने शुरुआत की तो आप रावण बना करते थे, और आपके एरिया में, मतलब आपके अपने नेटिव प्लेस में, आप जैसा कोई रावण बहुत साल तक आपने किया, लेकिन अब आप हमारे राम कर रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट है, ये एक एक्टर जो इस तरह से परकाया में प्रवेश करके उस चीज़ को एकदम वो कर देता है, सामने हमारे ला देता है, ये पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको प्रक्रिया नहीं मानता, मैं इसको प्रार्थना मानता हूँ। ओके। मैं किसी भी किरदार को करते समय कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है करना और एक चीज़ होती है होना। तो जब अभिनेता के अंदर कुछ घटित होता है, वो चीज़ प्रभावशाली लगती है और दर्शकों को वो याद रहती है। लेकिन जब अभिनेता कोई करता है, तो फिर वो कला नहीं, वो क्राफ्ट की श्रेणी में आती है। लेकिन रावण और राम हाँ, दो, मतलब एक दूसरे के पूरक ही हैं एक तरह से। दूसरे के पूरक ही हैं, उनके लेकिन बगैर, अगर आप हाँ, देखें तो एक स्वीकार के भाव से भरे थे और एक इनकार के भाव से भरे थे। अन्यथा देखा जाए कि राम यदि ना कहना सीख लेते और रावण यदि हाँ कहना सीख लेता, ओहो, तो क्या ही बात हो तो जाती। क्या ही बात हो जाती। तो कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि एक का जो परमात्मा श्री राम है, उनका चित्त स्वीकार के भाव से भरा है, और रावण जो थे वो इनकार के भाव से भरे थे। उसी को आपने अपनाया। तो हमने उसी चीज़ जी, को अपनाया। ये मेरा आखिरी सवाल है। अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी तो ये इंटरव्यू में गुनाह ही हो जाएगा। जी, रेणुका मेरी बहुत ही प्रिय, अति प्रिय हैं। वो आपको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, किस तरह से उन्होंने आपको संवारा है? रेणुका जी ने कभी भी, अगर हम एक पति पत्नी के तौर पे देखें, तो हमारे विवाह के जीवन का एकमात्र सूत्र है कि मैरिज इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। ओह माय गॉड, तो उन्होंने कभी मुझे बदलने व्हाट का अ ब्यूटीफुल थॉट। प्रयास नहीं किया, और मैंने उन्हें कभी बदलने का प्रयास नहीं बात किया। है, वो क्या जैसे बात है। हैं जी। वैसे स्वीकार करते चले गए, सराह करते चले गए, और उसी का है कि हमारा परिष्कार होता चला गया, हमारी दृष्टि में विस्तार होता चला गया। अन्यथा अगर वो नहीं होते तो संभवतः होता है कि मेरी दृष्टि में उतना विस्तार ना आता, एक बहुत सीमित दृष्टि हो जाती। तो हमारे विस्तार का, हमारे परिष्कार का श्रेय रेणुका जी को जाता है। वो जितनी अच्छी मित्र हैं, उतनी ही अच्छी पत्नी हैं, उतनी ही अच्छी वो पुत्री हैं, उतनी अच्छी अभिनेता हैं, और उतनी अच्छी वो लेखक, और उतनी अच्छी शानदार माता है। क्या बात तो है, वो क्या बात है। उनका बहुत, मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारे कल्याण में
स्त्रियों का ही योगदान है। तो हमारी माँ, पहले हमारी माँ ने हमको दिया, अब हमारे बच्चों की माँ हमें देती है। क्या बात है, बहुत ही। आपने देखा कि मतलब आशुतोष राणा जी को पर्दे पर देखना ही, कहते हैं ना कि विजुअल ट्रीट नहीं होता, उनका इंटरव्यू और उनको सुनना भी एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और मैं इसी नोट पर आशुतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मर्डर इन माहिम के लिए और उनकी तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जीवन के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना बस चाहूँगी। एक चीज़ और बोल दीजिए कि 10 मई से आएगा 10 जियो मई सिनेमा से पे। आ रहा है मर्डर इन माहिम। हमने ट्रेलर देखा और जियो आप सबने सिनेमा पर। जियो सिनेमा पे, और आपने ट्रेलर देखा और आपको पता है कि कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ट्विस्ट है, और किस तरह से ये आपको बांधे रखिएगा। ये आप अगर 10 तारीख को आप जियो सिनेमा पे बैठ जाएंगे तो फिर आप हिल नहीं पाएंगे। जी, तो ज़रूर देखें। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी।